जरा सोचिए, आपके एरिया में एक रोड बनाने के लिए सरकार ने 50 लाख खर्च किए, लेकिन रोड सिर्फ कुछ ही महीनों में टूट जाए। या फिर किसी गवर्नमेंट स्कूल के लिए कंप्यूटर खरीदने का बजट पास हुआ हो, लेकिन स्कूल में भी एक भी कंप्यूटर ना हो। तो क्या आप सच्चाई जान सकते हैं? जी हाँ, आप सच्चाई बिल्कुल जान सकते हैं, और इसी अधिकार का नाम है RTI, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, ये 2005 में भारत के हर नागरिक को ये कानूनी अधिकार देता है कि वो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मांग सके। यानी अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री, म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या किसी भी पब्लिक अथॉरिटी ने कोई फैसला लिया है या फिर पब्लिक मनी खर्च किया है, तो उसकी जानकारी मांगी जा सकती है। इस बोर्ड में जो आप फ्लो देख पा रहे हो, वही है राइट टू इन्फॉर्मेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले एक सिटीजन यानी कि आप सरकार से यह सवाल पूछ सकते हैं। ये सवाल किसी ओपिनियन का नहीं होता, बल्कि किसी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट रिकॉर्ड से जुड़ा होता है। उसके बाद गवर्नमेंट के पास अगर कोई वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो वो आप RTI एक्ट के एग्जम्पशन में नहीं आती, तो डिपार्टमेंट को वो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। इसी प्रोसेस की वजह से गवर्नमेंट के काम में ट्रांसपेरेंसी आती है, यानी कि पारदर्शिता आती है। जब लोग जानकारी मांगने लगते हैं तो डिपार्टमेंट में भी ज़्यादा जिम्मेदारी से काम करते हैं, इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। और जब एक सिटीजन सच्चाई पता चलती है, तब वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाते हैं और डेमोक्रेसी और भी मजबूत होती है। इसलिए राइट टू इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक कानून ही नहीं है, ये एक आम नागरिक के हाथ में दिया गया एक ऐसा डेमोक्रेटिक टूल है जो सरकार को जवाबदेह बनाता है। लेकिन एक सवाल यह है कि आखिर राइट टू इन्फॉर्मेशन ज़रूरत पड़ी क्यों? क्या पहले लोग सरकार से इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते थे? डिटेल में जानते हैं। अब तक हमने समझा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? हर साल भारत सरकार रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रेलवेज और वेलफेयर स्कीम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है। ये पैसा किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये है पब्लिक मनी, यानी कि हम सब का टैक्स का पैसा। अब सोचिए, अगर किसी गांव में स्कूल बनाने के लिए बजट पास हो, लेकिन स्कूल गांव में बने ही ना, या फिर किसी हॉस्पिटल के लिए मेडिसिन खरीदने का पैसा रिलीज हो जाए, लेकिन पेशेंट को दवा ही ना मिले, तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये पैसा गया कहाँ, है ना? लंबे समय तक आम नागरिक के पास इसका जवाब जानने का कोई आसान तरीका नहीं था। लेकिन गवर्नमेंट फाइल्स आम लोगों के लिए बंद रहती थी। कई डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन देने से मना भी कर देते थे, और इसी सीक्रेसी का फ़ायदा उठाकर कई जगह करप्शन और मिसयूज ऑफ पब्लिक मनी भी हुआ। जब इन्फॉर्मेशन ही पब्लिक ना हो, तो अकाउंटेबिलिटी भी खत्म हो जाती है। इसी समस्या को खत्म करने के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में लाया गया। राइट टू इंफॉर्मेशन ने बहुत बड़ा बदलाव किया। अब गवर्नमेंट फाइल सिर्फ ऑफिसों की अलमारियों तक सीमित नहीं रही। हर भारतीय नागरिक को कानूनी अधिकार मिला कि वो पूछ सके इस प्रोजेक्ट पर कितना पैसा खर्च हुआ, टेंडर किस कंपनी को दिया गया, काम पूरा हुआ या नहीं हुआ। यही है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की असली ताकत। ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता, बल्कि ये ट्रांसपेरेंसी भी लाता है, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाता है, करप्शन को एक्सपोज करने में मदद करती है और डेमोक्रेसी को और मजबूत बनाती है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है, क्या राइट टू इन्फॉर्मेशन सिर्फ पार्लियामेंट का बनाया हुआ एक एक्ट है, या इसका कनेक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से भी है? अब तक हमने समझा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। लेकिन अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या राइट टू इन्फॉर्मेशन सिर्फ पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया एक एक्ट है, या इसका कनेक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से भी है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। अगर आप भारत के संविधान पढ़ेंगे तो आपको
कहीं भी राइट टू इन्फॉर्मेशन नाम का फंडामेंटल डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं मिलेगा। फिर भी राइट टू इन्फॉर्मेशन का जन्म कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट से ही हुआ है। इसका सबसे बड़ा आधार है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। ये आर्टिकल हर भारतीय नागरिक को फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार देता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपके पास सच्चाई इन्फॉर्मेशन ही ना हो तो आप अपनी बात सही तरीके से कैसे रख पाएंगे? अगर आपको यही ना पता हो कि गवर्नमेंट ने क्या फैसला लिया, कितना पैसा खर्च हुआ या किस प्रोजेक्ट पर इसकी असली रिपोर्ट क्या है, तो आप अपनी राय कैसे बनाएंगे? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कई महत्वपूर्ण जजमेंट किया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच तभी मीनिंगफुल है जब सिटीजन के पास इंफॉर्मेशन भी हो। यहीं से एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल डेवलप हुआ, यानी कि राइट टू नो, यानी बोलने की अधिकार तभी पावरफुल है जब जानने का भी अधिकार हो। इसी कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी को प्रैक्टिकल रूप देने के लिए पार्लियामेंट ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में बनाया। इसीलिए राइट टू इन्फॉर्मेशन कोई ऑर्डिनरी लॉ भर नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के उस विजन को रियलिटी में बदलता है जहां हर नागरिक इन्फॉर्म्ड हो, गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो और डेमोक्रेसी सिर्फ वोट देने तक सीमित ना रहे। लेकिन एक और प्रैक्टिकल सवाल है, क्या हर व्यक्ति राइट टू इन्फॉर्मेशन फाइल कर सकता है या इसके लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन या परमिशन चाहिए? लेकिन एक और प्रैक्टिकल सवाल है, क्या हर व्यक्ति राइट टू इन्फॉर्मेशन फाइल कर सकता है या इसके लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन या फिर परमिशन चाहिए? अब तक हमने समझा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है और इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है। अब एक प्रैक्टिकल सवाल, आखिर राइट टू इन्फॉर्मेशन फाइल कौन कर सकता है? क्या इसके लिए लॉयर बनना जरूरी है या किसी स्पेशल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर की परमिशन लेनी पड़ती है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अनुसार हर भारतीय नागरिक यानी कि एनी इंडियन सिटीजन राइट टू इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप फार्मर हो या टीचर हो या बिजनेसमैन हो या फिर आप एक आम सिटीजन हो। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप राइट टू इन्फॉर्मेशन फाइल कर सकते हैं। इसलिए प्रोसेस काफ़ी सिंपल रखा गया है। लेकिन आपको एक सिंपल एप्लीकेशन लिखनी होती है जिसमें आप सिर्फ यह बताते हैं कि आप कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात है, आपको यह बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप इन्फॉर्मेशन क्यों मांग रहे हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की सेक्शन 6 अंडर सेक्शन 2 कहती है कि एप्लीकेंट से उसका रीज़न नहीं पूछा जा सकता। यानी अगर आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड या फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं तो ऑफिसर आपसे यह नहीं पूछ सकता कि पहले बताओ ये इन्फॉर्मेशन आपको किस लिए चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हमें अंडर सेक्शन 2 के तहत राइट मिला है। आपका रीज़न पूछना कानून का खिलाफ है। एप्लीकेशन के साथ आमतौर पर 10 रुपये की एप्लीकेशन फ़ी जमा करनी पड़ती है। बीपीएल को कोई फीस नहीं देनी पड़ती, उनको छूट मिलती है। उसके बाद एप्लीकेशन को संबंधित पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी कि पीआईओ के पास सबमिट करा दिया जाता है। यही यानी आरटीआई प्रोसेस किसी भी आम नागरिक के लिए बना है, ना कि कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन या फिर कोई सिफारिश या और ना ही किसी परमिशन की ज़रूरत। बस एक सिंपल एप्लीकेशन और आपको राइट टू नो शुरू हो जाता है। लेकिन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद क्या होता है, इन्फॉर्मेशन किस ऑफिसर के पास जाती है और कितने दिन के अंदर जवाब देना ज़रूरी होता है। अब तक हमने जाना कि आरटीआई कौन फाइल कर सकता है। अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, आरटीआई फाइल करने के बाद होता क्या है? आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप वन में यह है कि सबसे पहले एक सिंपल आरटीआई एप्लीकेशन लिखनी होती है।
इस एप्लीकेशन में आपको सिर्फ ये क्लियरली बताना होता है कि आप किस इंफॉर्मेशन की डिमांड कर रहे हो। ठीक है, ध्यान रहे आरटीआई के थ्रू आप एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड मांग सकते हैं, ऑफिसर से उनका ओपिनियन या फिर एक्सप्लेनेशन नहीं। जैसे कि इस रोड प्रोजेक्ट पर कितना पैसा खर्च हुआ, इस टेंडर की कॉपी दीजिए, इंस्पेक्शन रिपोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी दीजिए, ये सब वैलिड रिक्वेस्ट है। अब बात करते हैं स्टेप 2, सबमिट टू पीआईओ। एप्लीकेशन को संबंधित डिपार्टमेंट के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी कि पीआईओ यानी कि इसके पास आपको सबमिट की जाती है। अगर एप्लीकेशन एप्लीकेबल हो तो 10 रुपये की फीस भी जमा करनी पड़ सकती है। यही ऑफिसर आरटीआई एप्लीकेशन रिसीव करने के लिए ऑफिशियली रिस्पॉन्सिबल भी होता है। ओके, अब बात करते हैं स्टेप 3, पीआईओ रिसीव एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मिलने के बाद पीआईओ सबसे पहले चेक करता है कि इंफॉर्मेशन उसके डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है या नहीं। अगर इंफॉर्मेशन किसी दूसरे डिपार्टमेंट के पास है तो आरटीआई एक्ट के अनुसार एप्लीकेशन को एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में यह है कि इसके बाद पीआईओ कंसर्न फाइल, रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करता है। अगर इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट के एक्सेप्शन में नहीं आती तो उसे एप्लीकेंट को देना जरूरी होता है। ओके, अब बात करते हैं स्टेप 5 यानी कि रिप्लाई सेंड टू यू। नॉर्मली आरटीआई एक्ट के अनुसार एप्लीकेंट को 30 दिन के अंदर रिप्लाई दिया जाता है। अगर मैटर किसी व्यक्ति की लाइफ या लिबर्टी से जुड़ा हो तो उसे 48 आवर्स यानी कि 48 घंटे के अंदर देनी होती है। यही आरटीआई को एक टाइम बाउंड लॉ बनाती है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 6, यू गेट इन्फॉर्मेशन। अगर सब कुछ सही रहा तो आपको डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स या इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब आप उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज कर सकते हैं, गलतियों को एक्सपोज कर सकते हैं या ज़रूरत पड़ने पर आगे लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। इसी प्रोसेस की वजह से आरटीआई सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने वाला कानून नहीं बल्कि ये गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल बनाने का एक पावरफुल मैकेनिज्म है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट सवाल, आरटीआई के थ्रू आखिर कौन सी इन्फॉर्मेशन मांगी जा सकती है और कौन सी नहीं। अब तक हमने आरटीआई फाइल करना और उसका पूरा प्रोसेस समझा, लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, आरटीआई के थ्रू आखिर कौन सी इन्फॉर्मेशन मांगी जा सकती है और कौन सी नहीं। सबसे पहले ये समझिए कि आरटीआई का मकसद गवर्नमेंट के पास मौजूद एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को पब्लिक तक पहुंचाना है। इसका मतलब है कि आप किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से उनके पास मौजूद रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड उनके रूल्स, ऑफिशियल फाइल्स, ऑफिस रिकॉर्ड, डिसीजन की कॉपी, बजट एक्सपेंडिचर डिटेल, बिल्स और पेमेंट की रिकॉर्ड्स और टेंडर नोटिस, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, इंस्पेक्शन रिपोर्ट और ऐसी किसी भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। यानी अगर इंफॉर्मेशन किसी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में ऑलरेडी अवेलेबल है तो आरटीआई के थ्रू उसकी कॉपी मांगी जा सकती है। लेकिन आरटीआई के कुछ सीमाएं भी हैं। अगर ऑफिसर ऑफिसर से उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते हो, जैसे आपको क्या लगता है कि ये पॉलिसी सही है या गलत, क्योंकि यहाँ पे उस ऑफिसर की पर्सनल खुद की ओपिनियन होगी, तो आपका इसमें कोई राइट नहीं होता कि आप किसी भी ऑफिसर से उनकी पर्सनल ओपिनियन मांगोगे। ये आरटीआई के सब्जेक्ट नहीं है। इसी तरह ऑफिसर से एक्सप्लेनेशन या जस्टिफिकेशन भी नहीं मांगा जा सकता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। आरटीआई सिर्फ रिकॉर्ड्स देता है, नए जवाब बनाकर नहीं देते। अगर कोई इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं है तो डिपार्टमेंट उसे नया क्रिएट करके देने के लिए बाध्य नहीं है। मान लो आपने कभी मान लीजिए आपने किसी से रिकॉर्ड्स मांगा, ठीक है, और वो गवर्नमेंट के फाइल में या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में नहीं है, बट आपका डिमांड कुछ ऐसा है जो है ही नहीं, तो इसके मतलब ये नहीं है कि वो नया क्रिएट करके आपको दे ज़बरदस्ती, ऐसा नहीं है। जो रिकॉर्ड्स ऑलरेडी रहेगा उसी चीज़ को आप मांग सकते हो।
जैसे कि किसी व्यक्ति की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ऐसी जानकारी जो नेशनल सिक्योरिटी को अफेक्ट करे या किसी की प्राइवेसी को नुकसान पहुंचाए। किसी इन्फॉर्मेशन आमतौर पर डिस्क्लोज नहीं की जाती, इसलिए आरटीआई का मतलब ये नहीं है कि हर इन्फॉर्मेशन हर किसी को मिल जाए। आरटीआई राइट टू नो जरूर देता है, लेकिन लॉ की लिमिट्स के अंदर। इसी बैलेंस की वजह से एक तरफ ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा और लोगों की प्राइवेसी भी प्रोटेक्ट रहती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट सवाल, अगर डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दे या 30 दिन के बाद भी जवाब ना आए तो सिटीजन क्या करेगा? अब मान लीजिए कि आपने आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कर दी, लेकिन 30 दिन बीत गए और कोई जवाब नहीं आया, या जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला वो अधूरा था, या डिपार्टमेंट ने बिना किसी वैलिड रीज़न के इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया, तो क्या आरटीआई यहीं ख़त्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। आरटीआई ने सिटीजन के लिए एक अपील सिस्टम भी बनाया है ताकि किसी भी गलत फैसले को चैलेंज किया जा सके। सबसे पहला स्टेप है फर्स्ट अपील। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट अपील, यानी कि FAA फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। अगर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी कि PIO 30 दिन के अंदर जवाब नहीं देता या आप उसके जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप उसी डिपार्टमेंट के फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी यानी कि FAA के पास अपील कर सकते हैं। ये ऑफिसर PI के डिसीजन की दोबारा जांच करते हैं और देखता है कि इन्फॉर्मेशन रोकने का फैसला सही था या गलत। लेकिन मान लीजिए कि फर्स्ट अपील के बाद भी आपको न्याय नहीं मिलता या फिर वहाँ से भी कोई सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं आता, तब आता है दूसरा स्टेप। अब आता है सेकेंड अपील। इस स्टेज पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास अपील कर सकते हैं। ये आरटीआई एक्ट के तहत अपनी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जो पूरे केस की सुनवाई करता है। अगर कमीशन को लगता है कि इन्फॉर्मेशन बिना वजह रोकी गई तो वो PIO को इन्फॉर्मेशन देने का ऑर्डर दे सकता है। इतना ही नहीं, अगर PIO ने बिना उचित कारण के इन्फॉर्मेशन रोकी हो या जानबूझकर देरी की हो तो इन्फॉर्मेशन कमीशन उस पर 250 रुपये की पर डे पेनल्टी भी लगा सकता है, जो मैक्सिमम 25,000 तक जा सकता है। इसी वजह से आरटीआई सिर्फ एक एप्लीकेशन भरने का कानून नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा लीगल मैकेनिज्म है जिसमें सिटीजन के पास अपने अधिकार को इन्फोर्स करने का भी पूरा सिस्टम मौजूद है। ये अपील सिस्टम ही आरटीआई को पावरफुल बनाता है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी पता होता है कि अगर वो बिना वजह इन्फॉर्मेशन रोकेंगे तो उनके फैसले की इंडिपेंडेंट रिव्यू हो सकती है। लेकिन एक सवाल और बचता है, क्या आरटीआई ने सच में भारत को बदला? क्या इससे करप्शन कम हुआ या फिर क्या इसने आम नागरिक की ज़िंदगी में कोई रियल इम्पैक्ट डाला? अब तक हमने आरटीआई का पूरा प्रोसेस समझा, लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या आरटीआई ने सच में भारत को बदला है या ये सिर्फ एक कानून बनकर रह गया? सच ये है कि आरटीआई ने पिछले 2 दशकों में भारत की गवर्नेंस को काफ़ी हद तक बदलने में योगदान दिया है। सबसे पहला और सबसे बड़ा इम्पैक्ट रहा है करप्शन को एक्सपोज करना। जब सिटीजन्स ने आरटीआई के थ्रू गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स मांगना शुरू किए, तब कई केस सामने आए जहां पब्लिक मनी का गलत इस्तेमाल हुआ था। कई जगह फेक बिल्स मिले, कई प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों पर पूरे दिखाए गए थे और कई डिपार्टमेंट को अपनी वर्किंग इम्प्रूव करनी पड़ी। आरटीआई का दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी। पहले जो गवर्नमेंट फाइल सिर्फ ऑफिस तक सीमित रहती थी, आज उनमें से बहुत सी इंफॉर्मेशन सिटीजन्स तक पहुंच सकती है। इसी से गवर्नमेंट को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ज़्यादा ओपननेस आई है। तीसरा इम्पैक्ट है सिटीजन एम्पावरमेंट। आरटीआई ने आम नागरिक को सिर्फ वोटर नहीं बल्कि एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बना दिया है। अब एक स्टूडेंट, एक टीचर, एक फार्मर या कोई भी ऑर्डिनरी सिटीजन गवर्नमेंट से सवाल पूछ सकती है
और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स देख सकता है। ये डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत है। अब चौथा इम्पैक्ट है बेटर गवर्नेंस। जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पता होता है कि उनके रिकॉर्ड्स कभी भी आरटीआई के थ्रू मांगा जा सकता है, तो फाइल्स मेंटेन करना, डिसीजन रिकॉर्ड करना और पब्लिक मनी का सही इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। यही अकाउंटेबिलिटी अच्छी गवर्नेंस की पहचान है। और आखिर में आरटीआई का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है डेमोक्रेसी को मजबूत बनाना। ये डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग होती है जब सिटीजन इन्फॉर्म्ड होता है, गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट होता है और दोनों के बीच ट्रस्ट बना रहे। आरटीआई इसी ट्रस्ट को मजबूत करता है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का कानून नहीं, ये लोगों को आवाज़ भी देता है, सवाल पूछने की हिम्मत भी देता है और सरकार को याद दिलाता है कि ये पब्लिक ऑफिस, पब्लिक ट्रस्ट होता है। लेकिन क्या आरटीआई परफेक्ट है? क्या इसमें कोई चैलेंज भी है? अब तक हमने आरटीआई के फ़ायदे देखे, लेकिन हर कानून की तरह आरटीआई भी परफेक्ट नहीं है। इसकी कुछ लिमिटेशन भी है जिन्हें समझना उतना ही ज़रूरी है जितना इसकी स्ट्रेंथ को समझना। सबसे पहला लिमिटेशन है एक्सेप्शन। आरटीआई की सेक्शन 8 के तहत कुछ इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, जैसे नेशनल सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस एजेंसीज, कुछ कॉन्फिडेंशियल डिप्लोमेटिक मैटर्स और ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जिससे किसी व्यक्ति की प्राइवेसी प्रभावित हो। यानी आरटीआई का अधिकार बहुत पावरफुल है लेकिन अनलिमिटेड नहीं है। दूसरी चैलेंज है टाइम कंज्यूमिंग यानी कि डिले। कानून के हिसाब से आमतौर पर 30 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, लेकिन कई बार डिपार्टमेंट में स्टाफ की कमी, पेंडिंग एप्लीकेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम की वजह से इन्फॉर्मेशन देर से मिलती है। तीसरी लिमिटेशन है अवेयरनेस। आज भी देश के बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि आरटीआई क्या है, कैसे फाइल की जाती है और इसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इसी वजह से एक बहुत पावरफुल डेमोक्रेटिक टूल होने के बाद भी इसका पूरा बेनिफिट हर सिटीजन तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद आरटीआई का फ्यूचर काफ़ी प्रोमाइजिंग दिखाई देता है। आज कई स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल शुरू किया है, जिससे एप्लीकेशन फाइल करना पहले से काफ़ी आसान हो गया है। डिजिटल रिकॉर्ड्स बढ़ रहे हैं। डिपार्टमेंट धीरे धीरे प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर पर भी जोर दे रहे हैं, यानी कई इन्फॉर्मेशन बिना आरटीआई फाइल किए ही वेबसाइट पर अवेलेबल कराई जा रही है। जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी उतना ही कम करप्शन होगा और उतना ही ज़्यादा पब्लिक ट्रस्ट बढ़ेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, आरटीआई का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। ये किसी ऑफिसर को परेशान करने का टूल नहीं है, ये पब्लिक इंटरेस्ट में सच्चाई जानने का अधिकार है। अगर हर सिटीजन आरटीआई का रिस्पॉन्सिबल यूज़ करे और हर पब्लिक अथॉरिटी ट्रांसपेरेंसी को अपनी जिम्मेदारी समझे तो भारत की डेमोक्रेसी और भी मजबूत होगी। और एक सवाल हम सब के लिए, क्या हम सिर्फ अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं या उनका सही इस्तेमाल भी करते हैं? क्योंकि एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन ही एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी पहचान होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आरटीआई के बारे में जान सके और अपने राइट टू नो का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सकें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आने वाले टाइम पे मैं अपने देश के लिए आप लोगों को जागरूक करने की पूरी कोशिश करूंगी। जो हमारे कानून के तहत, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, जो हमारे अधिकार के तहत आता है, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आपको जागरूक बनाएगी, आपको अवेयरनेस देगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और आज के बाद कभी भी अगर आपको सरकार से सवाल पूछना हो तो आरटीआई का सही इस्तेमाल आप करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।